Hey guys, welcome to the channel Chemistry Wale Chacha. So, our today's topic of discussion is going to be atomic mass and molecular mass. So, it's just a continuation of the mole concept. So, in the earlier part, in the first part of this series for mole concept, we just studied about the basic definitions of mole, what a mole is, and we came to know that mole is the SI unit for the amount of a substance. And then we went through a couple of simple numerical problems about how to calculate the number of moles if you are provided the number of atoms, or how to calculate number of moles when you are provided given mass of a substance. तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास की। तो एटॉमिक मास का कंसेप्ट जैसे आप डे टू डे लाइफ में जानते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज़ 1 किलोग्राम। तो आप यदि मार्केट वगैरह कहीं पर भी घुस जाएंगे, यदि आप कहेंगे कि आपको से 2 kg एप्पल्स चाहिए, तो होगा क्या कि दुकानदार एक बैलेंस के एक साइड में 2 किलोग्राम्स के वेट्स रखेगा, मासेस रखेगा, और दूसरी तरफ वो एप्पल्स डालने लगेगा। 1 2 3 4 एक्स नंबर ऑफ एप्पल्स उसमें जाएंगे, तब जब तक कि वो आपके बैलेंस के दोनों पेन्स इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, एक समान एक बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक रेफरेंस लिया और उससे कंपेयर करके दूसरी चीज़ का आपने मास पता लगाया। तो इस केस में जो वेट आपके पास है वो 1 किलोग्राम वाले बट्टे जो आप यूज़ कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड हो गया, और आपने उससे कंपेयर किया कि जब तराजू के दोनों सिरे एक बराबर हो गए, इसका मतलब अब उसमें जितने भी आपने एप्पल्स रखे हैं, 3 रखे हैं, 4 रखे हैं, उनका वजन 1 kg के बराबर, उनका मास 1 kg के बराबर हो गया। इसी कंसेप्ट को हम एटम्स के लेवल पर अप्लाई करते हैं। अब एटम्स के लिए वो क्या चीज़ हो जिसको हम एज ए रेफरेंस, एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करें। तो आर्बिट्रेरली साइंटिस्ट ने कार्बन 12 के एटम को, कार्बन का आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 है, उसके एक एटम को हमने एज ए रेफरेंस पॉइंट चुना, और उसके क्योंकि कार्बन 12 के एक एटम का मास साइंटिस्ट ने 12 यूनिट्स एक्सेप्ट कर लिया। सो 12 वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। तो उसका यदि हम 1/12 पार्ट करें, इसका मतलब यदि मैं इसको लिखने लगूँ यहाँ पे 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन 12 एटम, 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन 12 एटम, उसको हमने 1 यूनिट 1 AMU या 1 U का है। जैसे आप एप्पल्स, पोटैटोज वगैरह खरीदते हुए 1 kg का एक वेट यूज़ करते हैं, वो स्टैंडर्ड है। इसी तरह एटम्स को वे करते हुए, उनका मास निकालते हुए, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड निकल के आएगा 1 U। सो 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन 12 एटम, दैट इज कंसिडर्ड एज 1 U, 1 यूनिफाइड मास और 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि से वाटर के एक मोलिक्यूल का मास H2O, तो H2O में आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का मतलब हो गया 2 × 1, बिकॉज हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 U है। तो 2 आपके पास हाइड्रोजन एटम्स है, तो 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 यूनिट्स है। तो वाटर के एक मोलिक्यूल का मास 18 यूनिट्स है। और U का क्या मतलब है? U इज़ 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन 12 एटम। इसका मतलब एक वाटर मोलिक्यूल कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट से 18 टाइम्स हैवियर है। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 U। इट मीन्स 1 वाटर मोलिक्यूल इज 18 टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन 12 एटम। सिमिलरली यदि आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 यूनिट्स है। इट मीन्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल is 44 times heavier than 1/12 part of a carbon 12 atom. So 1 atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of a 1 carbon 12 atom, 1/12 part of a carbon 12 atom, that is called 1 atomic mass unit, 1 AMU, और आजकल शॉर्ट में उसको हम 1 U लिख देते हैं, यूनिफाइड मास। Now ग्राम एटॉमिक मास, now this is very simple। किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास है उसके पीछे जस्ट एक ग्राम चिपका हुआ।
तो यदि मैं कहता हूँ कि कार्बन का एटॉमिक मास 12U है तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 12G। यदि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 14G। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यदि 16U है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 16G। सो एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास। बट इसमें एक खास बात है, किसी भी सब्सटेंस के यदि आप 1 ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो उसमें उसके 1 मोल एटम्स होंगे। तो यदि मैं कार्बन के 1 ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं, दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो उसमें 1 मोल कार्बन एटम्स होंगे। और 1 मोल कार्बन एटम्स का कितना मतलब है? एक मोल का मतलब वही 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे। और इसी कंसेप्ट को फिर आप आगे मोलिकुलर मास की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा यूज देखते हैं इन चीज़ों का। सो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, यदि इसको हम ग्राम्स में कंपेयर करें, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में जब हम मास की कंपैरिजन किसी भी चीज़ का हम मास देखते हैं तो किलोग्राम हमारे पास, छोटे सब्सटेंसेस हैं तो ग्राम्स या मिलीग्राम्स, राइट। तो यदि हम एटम्स मॉलिक्यूल्स को भी ग्राम्स के लेवल पर, किलोग्राम्स के लेवल पर आके समझने की कोशिश करें तो 1 AMU इज बेसिकली 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मास एक हाइड्रोजन एटम का हमारे पास 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो इसको AMU में कन्वर्ट करें तो उस एटम का जो मास है, जो गिवन मास है, जस्ट डिवाइड दैट बाय वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम्स। सो 1 हाइड्रोजन एटम इन AMU इज 1.0078, और यदि आप राउंड ऑफ करें तो 1.0080 AMU। इसी तरह मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम would be 15.995 AMU, and these days we have replaced AMU by U, that is called unified mass. AMU is atomic mass unit and U is just unified mass. So U can be used for atoms, for molecules, for ions, anything. So that's why it's unified mass. Now what will be the mass of 1 carbon 12 atom in grams? Okay, let's see. आप सभी जानते हैं कि यदि आपके पास 12 ग्राम कार्बन हो या आपके पास 1 मोल कार्बन एटम्स हो तो उसका जो मास होगा वो होगा 12 ग्राम। यदि आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि आपके पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जस्ट एक्टिंग अप, यदि आपके पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर, लेट मी होल्ड, तो यदि आपके पास 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स हैं तो उसका मास होगा 12 ग्राम। वाई? कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, राइट। सो ग्राम एटॉमिक मास विल बी 12 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास में आपके पास होंगे 1 मोल एटम्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास बना 12 ग्राम। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, ज़्यादा का पता है 1 का निकालना है तो क्या करेंगे, गिवन वैल्यू को उस कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो 1 कार्बन एटम आपके पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। इसको फर्दर यदि आप सोल्व करेंगे सो इन दैट केस यू विल गेट अराउंड 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। Now calculate the number of atoms in each of the following. अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्वर्जन्स का और खेल देखते हैं। 52 मोल्स ऑफ आर्गन, अब वो आर्गन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 52 मोल्स ऑफ एनीथिंग, मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे 1 डज़न का मतलब होता है 12। अब 1 डज़न एप्पल हो तो 12 एप्पल्स हो जाएंगे, 1 डज़न बनानास हो तो 12 बनाना हो जाएंगे, 1 डज़न एग्स हो तो 12 एग्स हो जाएंगे, 1 डज़न ऑरेंजेस हो तो 12 ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो वो आइटम कुछ भी हो सकता है, इसी तरह यहाँ पर वो एलिमेंट्री पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, दैट डजेंट मैटर। 52 मोल्स, तो जैसे डज़न में आप 12, डज़न का मतलब आप
समझते हैं सीधा सीधा 12, उसी तरह है 52 मोल्स, तो इसका मतलब होगा 52 मल्टीप्लाइज बाय एवोगैड्रो नंबर। तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻⁻23, इतने एटम्स इसमें आ जाएंगे। 52 U ऑफ हीलियम। ना U का मतलब है यह आपका यूनिफाइड मास। जब U की बात आएगी तो इसका मतलब हम इंडिविजुअली एक एक एटम्स के लेवल की हम बात कर रहे हैं। सो 52 U ऑफ हीलियम। नाउ हीलियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 4 यूनिट्स। सो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 यूनिट्स। इसका मतलब एक हीलियम एटम का जो मास है दैट इज 4U, राइट। देन अगेन यूज यूनिटरी मेथड। इसका मतलब यदि आपको 4U में मिलते हैं, इसका मतलब यदि आपको 4U में मिलते हैं एक हीलियम एटम, तो 1U में आपको मिलेगा 1/4 हीलियम एटम, और 54U में आपको मिलेगा व्हाट 52 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी 13। तो यदि इधर हम बात करें 52U ऑफ हीलियम, दैट विल बेसिकली हैव 13 हीलियम एटम्स। नाउ 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। जब ग्राम्स की बात होगी तो बात एटम्स और मॉलिक्यूल से निकल के हमारी दुनिया में आ गई। सो 52। नाउ यदि आपको ग्राम्स में किसी सब्सटेंस का मास दे रखा हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालें। कैसे? दैट विल बी गिवन वेट बाय, यदि सब्सटेंस है तो उसका एटॉमिक मास। सो इन दिस केस 52 एंड एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको मिले ये यहाँ पर आपको मिले ये 52 डिवाइडेड बाय 4। सो दैट इज 52 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 13 मोल्स। और एक मोल आपको पता है कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। सो 13 मोल्स में हो जाएंगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने हीलियम एटम्स। सो 52 मोल्स में हो गए 52 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। 52U का मतलब है बात एटम्स के लेवल पर आ गई। सो 13 हीलियम एटम्स। 52 ग्राम मतलब वापस विच इज बैक टू अवर वर्ल्ड। सो ग्राम्स में आपको मास गिवन था, यू जस्ट कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ मोल्स। हाउ? बाय गिवन वेट बाय एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, और किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास। सो यू गेट 13 मोल्स एंड अगेन कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स टू नंबर ऑफ एटम्स by multiplying it by Avogadro number. One more question. Which one of the following will have the largest number of atoms? 1 gram AU is gold, 1 gram of Na is sodium, 1 gram Li is lithium, and 1 gram of chlorine. Now, इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको किसी MCQ क्वेश्चन किसी भी एंट्रेंस वगैरह में आए या ऐसा, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा सा और प्रैक्टिस होगी तो कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना देखना है आपको, इन सब का गिवन वेट इज सेम, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। आपको पता है गिवन वेट को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा? गिवन वेट बाय एलिमेंट के केस में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के केस में उसका मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ गोल्ड के केस में जो उसका एटॉमिक मास है दैट इज रफली अराउंड 197। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके आएंगे गोल्ड के लिए। For gold, the number of moles will be 1 divided by 197. सोडियम के लिए गिवन वेट बाय एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाय 23। लिथियम के लिए गिवन वेट बाय एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाय 7। क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5, Cl2 मॉलिक्यूल है, 2 क्लोरीन एटम्स हैं तो 71। सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 71। ये 4 फ्रैक्शंस आपके पास हैं। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी? लार्जेस्ट फ्रैक्शन वो होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। 1 को आप जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उतना बड़ा आपका रिजल्ट होगा। 1 को आप जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतना आपका रिजल्ट छोटा होता चला जाएगा।
तो इन चारों फ्रैक्शंस को यदि आप कंपेयर करें तो 1/7 लिथियम वाला जो केस है, यहाँ पर आपके पास लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकल के आएगी. सो 1 ग्राम ऑफ लिथियम विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. और सबसे कम एटम्स यहाँ पर किसके होंगे? जिसका मास सबसे ज़्यादा है. जिसका मास सबसे ज़्यादा है उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो उसका एटॉमिक मास भी कम हो जाएगा. सो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दैट विल हैव द लीस्ट, सबसे कम. 1 ग्राम ऑफ लिथियम दैट विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स इन दिस केस. अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं. एवरेज एटॉमिक मास. अभी देखो मैंने बात की ओके कार्बन है, कार्बन का मास हमने 12 रख लिया, नाइट्रोजन है 14 रख लिया, ऑक्सीजन है 16 रख लिया. आई विश कि चीज़ें इतनी सिंपल होती, बट ऐसा होता नहीं है. उसका कारण क्या है कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते. मतलब आइसोटोप्स हैं. जैसे कार्बन की यदि मैं बात करूं तो कार्बन के 3 तरह के आइसोटोप्स आपको दिखाई देंगे. मतलब कार्बन के 3 तरह के एटम्स हैं. कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. मतलब कुछ ऐसे कार्बन एटम्स हैं जिसका जो मास है वो 12 यूनिट्स हैं. कुछ कार्बन के ऐसे एटम्स भी मिलेंगे जिसका मास 13 यूनिट्स है. कुछ ऐसे भी जिसका मास 14 यूनिट्स मिलेगा. तो क्या माना जाए कि किसको हम फाइनल करें कि क्या कहें हम कार्बन का मास कितना है? 12 है, 13 है, 14 है, कितना है? सो टू बी फेयर हम उनकी एक रिलेटिव एवरेज निकाल लेते हैं. तो बहुत से जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं दे एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप एंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग इट्स रिलेटिव अबंडेंस और परसेंटेज अकरेंस. अबंडेंस का क्या मतलब? अबंडेंस का मतलब उसकी कितनी प्रचुरता है, नेचर में कितने अमाउंट में मिलता है. क्योंकि अभी जैसे यहाँ कार्बन के 3 आपको आइसोटोप्स दिख रहे हैं. कार्बन 12, तो मोस्ट ऑफ द कार्बन जो है 98.892% कार्बन जो है वो कार्बन 12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. 1.108% ऐसा भी है कार्बन एटम्स जो है वो कार्बन 13 की फॉर्म में. और बहुत ही कम, बहुत ही थोड़े से 2 × 10⁻⁻10% कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो कार्बन 14 की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. तो ऐसे में हम इनकी एक एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे. एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? इट्स क्वाइट सिंपल. जो मास दे रखा हो वो मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस. अब यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. ये वैल्यू आपको हो सकता है परसेंटेज में गिवन हो, ये वैल्यू हो सकता है आपको एक फ्रैक्शन में गिवन हो. फ्रैक्शन का जो परसेंटेजेस का जो सम है वो 100 आएगा. फ्रैक्शंस का जो सम है टोटल सारी वैल्यूज का वो 1 आएगा. यदि आपको वो परसेंटेज में डाटा दे रखा है तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. यदि नहीं करेंगे तो आपके साथ खेला हो जाएगा. इन दिस केस फॉर एग्जांपल रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 इज 98.892%. बट जब आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं तो उसने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. कैसे? जस्ट डिवाइडेड बाय 100. परसेंट पर मीन्स डिवाइड, सेंट मीन्स 100. सो परसेंट जस्ट मीन्स यू डिवाइड दैट नंबर बाय 100. तो 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल उसका 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स 0.98892. और कार्बन का एटॉमिक मास 12 वाले का कितना है? 12 यूनिट्स. तो मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसे ही नेक्स्ट जो है 1.108 परसेंटेज है उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. कैसे? डेसिमल 2 पॉइंट्स टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया और जो गिवन एटॉमिक मास है 13.00335 उससे मल्टीप्लाई कर दिया. तीसरे वाले केस में भी आपने ऐसे ही किया. डेसिमल 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 10⁻⁻12 इंटू जो कार्बन 14 का एटॉमिक मास प्रोवाइडेड है एंड देन यू एड अप ऑल दीज 3 नंबर्स. इनको ऐड करने से जो आपको मिलेगा दैट बिकम्स योर एवरेज एटॉमिक मास. Let's try working on a couple of questions. So calculate the atomic mass average of chlorine using the following data. क्लोरीन का हम यूजुअली न्यूमेरिकल्स में जो एटॉमिक मास है 35.5 मान के चलते हैं. बट क्लोरीन के यहाँ पर 2 आइसोटोप्स आपको दिख रहे हैं. एक है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37. क्लोरीन 35 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो है 75.77%. और मोलिकुलर मास नॉट एग्जैक्टली मोलर मास हो एटॉमिक मास दैट्स नॉट एग्जैक्टली 35, इट्स 34.9689. सिमिलरली जो सेकंड आइसोटोप है दैट इज Cl37, so its mass is 36.9659 and natural abundance is 24.23.
अगेन क्या करें इस क्वेश्चन को, फिर से आप डाटा देखिए। सबसे पहले जो अबंडेंस है वो परसेंटेज में है, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। तो इसको यदि हम यहाँ पे करेंगे, so you just need to do this calculation. So 0.7577 multiplied by 34.9689, and the second is 0.2423। ये क्या किया मैंने, वो जो 24.23% था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इंटू 36.9659। इन दोनों को अलग अलग सोल्व करके आप ऐड कर दें एंड यू विल गेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एंड इन दिस केस दिस शुड बी अराउंड 35.45 U। सिमिलरली आर्गन के 3 आइसोटोप्स यहाँ पर गिवन है, आर्गन 36, 38, 40। इनका आइसोटोपिक मोलर मास यहाँ पे गिवन है ग्राम्स पर मोल में, और अबंडेंस उनकी परसेंटेजेस में प्रोवाइडेड है। जस्ट लाइक द सेम केस, परसेंटेज में है तो कन्वर्ट दिस टू फ्रैक्शंस, एंड 35.96755 मल्टीप्लाई होगा इस वाले से 0.337%, परसेंट मतलब 0.0337। 37.96272 मल्टीप्लाई होगा 0.063% से, परसेंट मतलब अगेन डिवाइड दिस नंबर बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। एंड सिमिलरली ऐसे ये तीनों, तो इसको इससे तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में सम अप कर दीजिएगा। लेट्स ट्राई डूइंग दैट। सो इन दिस केस इट विल बी 35.96755 into 0.0337, then plus 37.96272 into 0.0063 plus 39.9624 multiplied by 0.996। दैट्स इट। और इसको जब आप अलग अलग कैलकुलेशंस करके इन तीनों को ऐड अप करेंगे, सो यू विल गेट सम फाइनल नंबर लाइक 39.948 grams per mole. So this is how you can find out the average atomic mass, and average atomic mass again this can be computed using its relative abundance. अब एटॉमिक मास से हम आगे बढ़ते हैं मोलर मास की तरफ। that is more generic term. So mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass. So 1 mole of a substance, now this substance can be an element and this can be a compound, right? So this is applicable to atoms, molecules, elements, compounds. कुछ भी आपके पास हो, यदि आपके पास 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो, उसके मास को यदि आप ग्राम्स में कहें तो वो इसका मोलर मास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी पीछे हमने देखा जैसे वाटर का एक मोलिक्यूल है, उसका जो मोलिकुलर मास है दैट वाज 18U, तो उसका जो ग्राम मोलिकुलर मास बन जाएगा या मोलर मास बन जाएगा दैट विल बी 18 grams per mole. So molar mass in grams is numerically equal to atomic molecular और formula mass in U. जैसे NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड, राइट? सो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन होता है 35.5। NaCl में एक फॉर्मूला यूनिट यदि आप इसका देखते हैं तो एक एटम या एक आयन सोडियम का है और एक क्लोराइड आयन है, तो इन दोनों को यदि आप ऐड अप करते हैं तो सोडियम का जो मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, दोनों को ऐड अप आपने यदि किया तो 55.5 U। तो इसका मोलर मास कितना बन जाएगा? जस्ट 55.5 जो U था, इस U को की जगह आप ग्राम पर मोल लिख दो।
फ़र्क क्या है इन दोनों चीज़ों में? वो एक फॉर्मूला, एक मोलिक्यूल या एक फॉर्मूला यूनिट का मास है, और ये एक मोल का मास है। एक मोल मतलब अगेन यदि आप सोडियम क्लोराइड के 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स लेंगे तो उनका मास 58.5 ग्राम्स निकल कर आएगा। या इन अदर वर्ड्स, यदि आपके पास 58.5 ग्राम्स सोडियम क्लोराइड है तो उसमें सोडियम क्लोराइड की 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगी। अब ये फॉर्मूला यूनिट्स क्या बनाए? वही अभी तक आप मॉलिक्यूल पढ़ते आए हैं। आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम मॉलिक्यूल वर्ड ना यूज़ करके टेक्निकली उसको हम एक फॉर्मूला यूनिट बोल देते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के केस में एक मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। वहाँ पर है क्या कि एक कैटाइन है, उसको आसपास से घेर के कुछ एनाइंस खड़े हैं, इसी तरह एक एनाइन है, उसको आसपास से घेर के कुछ कैटाइंस खड़े हैं। तो उनका एक मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए हम आयनिक कंपाउंड्स के केस में टू बी टेक्निकली करेक्ट वी यूज़ द वर्ड फॉर्मूला यूनिट और फॉर्मूला मास। बट that is only when you need some very precise definition, but most of the time हम वही मोलिक्यूल ही बोलचाल की भाषा में ले लेते हैं। हाँ जी, सोडियम क्लोराइड का मोलिक्यूल है, पोटेशियम क्लोराइड का मोलिक्यूल है और इसका मोलिकुलर मास है। So similarly, molecular mass of water is 18 U, hence molar mass of water is 18 grams per mole। इसी तरह आयनिक सब्सटेंस के केस में we use the term फॉर्मूला मास, जैसे भी हमने डिस्कस किया इसको, इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर मास एज दे हैव ए फॉर्मूला यूनिट रेदर देन ए मोलिक्यूल। अब आपसे कोई पूछ ले कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज आप सभी को पता है C6H12O6। ओके, नाउ यदि आपको क्वेश्चन में वो हाइड्रोजन वगैरह का मास अलग से दें, यदि आपकी ज़िंदगी उनको थोड़ी सी जनून बनानी हो, आपसे कैलकुलेशंस ज़्यादा करानी हो, तो वो हाइड्रोजन का मास यूजुअली हम कितना लिखते हैं 1 U या 1 ग्राम पर मोल। बट इन दैट केस यदि वो आपको लिख के दे 1.0008 और 78 वट एवर दैट नंबर इज गिवन टू यू, तो उस केस में यदि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको एक मास वो स्पेसिफाई किया जाए तो फिर आपको वही मास यूज़ करना पड़ेगा। और यदि उन्होंने कुछ ना मास दे रखा हो तो फिर तो मनमर्जी चलेगी तुम्हारी, फिर तुम्हारी पूरी गुंडागर्दी चलेगी यहाँ पे। तो ग्लूकोज इज C6 मतलब 6 एटम्स तो उसमें कार्बन के हो गए, प्लस 12 एटम्स उसमें हाइड्रोजन के हो गए और 6 एटम्स उसमें ऑक्सीजन के हो गए। अब कार्बन के एक एटम का मास अपने को पता है 12 यूनिट्स है, हाइड्रोजन के एक एटम्स का मास अपने को पता है 1 है, और ऑक्सीजन वी ऑल नो दैट इज 16 यूनिट्स। सो 6 टाइम्स 12 72 प्लस 12 प्लस 6 टाइम्स 16 96। इसको आप एडअप कर देंगे तो 180 ग्राम्स पर मोल। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज और एनी अदर मोलिक्यूल। Now, chlorine is prepared in the lab by treating manganese dioxide MnO2 with aqueous HCl according to the reaction। एक रिएक्शन उन्होंने यहाँ पे दे दी। आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ Mn डाइऑक्साइड। अब सेम कंसेप्ट आपको लगाना है, HCl और MnO2 की बात हो रही है, मैंगनीज डाइऑक्साइड की बात हो रही है। HCl का एक मोलिक्यूल का मास कितना आएगा? सो हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 35.5। तो HCl की यदि मैं बात करूं, सो HCl विल बी 36.5। 36.5 क्यों? एक हाइड्रोजन है जिसका मास है 1, एक क्लोरीन है जिसका मास है 35.5, दोनों को ऐड कर दिया तो 36.5। एंड MnO2 का मास आपके पास कितना निकल के आ जाएगा? Mn आपके पास होता है 55 और ऑक्सीजन होती है 16। तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक Mn है, तो इन दोनों को यदि आप एडअप करते हो इसका मतलब 55 आपके पास Mn है एंड ऑक्सीजन 2 हैं तो 32 ऑक्सीजन हो गई। इसको आपने एडअप किया तो ये बन गया 87। अब इस केमिकल रिएक्शन में आप देखें 4 HCl रिएक्ट कर रहा है MnO2 के एक मोलिक्यूल के साथ। तो एक HCl यदि 36.5 ग्राम का है तो 4 HCl कितना हो जाएगा? इंटू 4 टाइम्स। इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आपको निकल के आएगा 146 ग्राम। सो 146 ग्राम
HCl रिएक्ट कर रहा है कितने MnO2 से? वो रिएक्ट कर रहा है 87 ग्राम MnO2 से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। तो इसको उल्टा लिख दो कि 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट कर रहा है 146 ग्राम HCl से। तो 1 ग्राम MnO2 कितने से रिएक्ट करेगा? यूनिटरी मेथड 146/87, और 5 ग्राम MnO2 कितने से रिएक्ट करेगा? मल्टीप्लाइड बाय 5। सो 146 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 87, सो दैट शुड बी अराउंड 8.39 ग्राम HCl के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो ये बात हमारे पास यहाँ पर हुई एटॉमिक मास की, एवरेज एटॉमिक मासेस की, मॉलिक्यूलर मासेस की और मोलर मासेस की, और हमने देखा किस तरह हम अगेन these things tie back to the mole concept. In the upcoming series we will continue mole concept on for intermediate levels. We will study about the limiting reagent and see what the concept is and how we can apply it in day-to-day numerical problems. Thank you. See you soon.